आज हम आपको लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइट, प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो तभी आप कर पाएंगे जब आसानी से इसको समझेंगे, क्योंकि डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रकाश की किरण, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, वो कभी भी ऐसे इस तरह से नहीं चलती। तो क्या करना है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है और दो माध्यम होते हैं, एक तो रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण किसी लेंस में, ये ग्लास में से गुजरती है, तो ये यहाँ एयर, ये एयर हो गया, एयर से ये ग्लास में गई तो क्या होगी, ये देखिए ग्लास में जब जाएगी तो ये लंब की तरफ झुक जाएगी। हमेशा जब प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और ठीक इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये पानी है और इस पर प्रकाश की किरण पड़ी, ठीक, अब लंब डाल दीजिए, तो लंब डालेंगे तो प्रकाश की किरण एयर से जब उसकी तरफ जाएगी तो लंब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ध्यान दीजिए, फिर से अच्छी तरह समझ जाइए कि जब भी प्रकाश की किरण क्या होती है, हवा से सघन माध्यम से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या है, एयर है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण ठीक उल्टा, जब डेंसर मीडियम से किससे जाएगी, लाइट मीडियम में, हल्के में जाएगी, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। देखिए जैसे ये है, अब मान लीजिए ये हम यहाँ पर आपको पानी दिखा रहे हैं, गिलास पानी है ये, ठीक है, ये पानी का है। अब यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, डेंसर मीडियम, ये डेंसर हो गया, सघन माध्यम जिसको कहते हैं। अब यहाँ जब आई तो अब ये देखिए, इसके बाद यहाँ लंब डाल दीजिए, जब लंब डालिएगा तो ये दूर हट जाएगी, कहाँ से, लंबा से दूर हो जाएगी। तो ये देखिए एयर हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, मतलब ये एंगल ज़्यादा हो जाएगी। तो क्यों, क्योंकि ये हवा में जा रही है, इसलिए इसकी एंगल जो हो गई ज़्यादा बढ़ जाएगी अभिलंब। ठीक इसका उल्टा क्या होगा, अब देखिए ठीक इसका उल्टा क्या होगा, जब हम मान लीजिए हम ठीक इसका उल्टा करने जा रहे हैं। जैसे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अब देखिए यहाँ फिर हम पानी यहाँ बना रहे हैं, ये मान लीजिए बर्तन में पानी रखा हुआ है ऐसे, ठीक, अब ये बर्तन रखा हुआ पानी, किसी बर्तन में रखा हुआ पानी, ऐसे किसी बर्तन में ऐसे रखा हुआ पानी, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊपरी सतह, ये यहाँ विरल माध्यम में एयर है, ये एयर, तो एयर से जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में जब प्रकाश की किरण आएगी तो अभिलंब की ओर सघन माध्यम जाएगी तो झुक जाएगी। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, पानी क्या है, सघन है, डेंसर मीडियम है। तो जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक इसका उल्टा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, एंगल ज़्यादा हो जाएगी। तो दो बातें ध्यान रखिए, फिर से एकदम याद कर लीजिए कि जब विरल माध्यम से मतलब एयर से, सघन माध्यम मतलब वाटर में जाती है या ग्लास में जाती है, तो
प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब, ये अभिलंब है, इससे ये दूर हट जाएगी। तो ये तो अपवर्तन का नियम हुआ। अपवर्तन में आप देखिए अपवर्तन की घटना होती है। इसी तरह से परावर्तन होता है। परावर्तन में क्या होता है, देखिए परावर्तन अपवर्तन भी समझ लीजिए। परावर्तन में देखिए, परावर्तन मतलब बस जो प्रकाश की किरण वापस आ जाती है। अब मान लीजिए कोई भी हम दर्पण लेते हैं, ये मिरर है। दर्पण का मतलब क्या हुआ, इस पर एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है, देखिए पॉलिश कर दिया हमने, ये पॉलिश किया हुआ मिरर है। इस पर प्रकाश की किरण पड़ी सीधा। जब प्रकाश की किरण पड़ी तो क्या होगी, ये इसमें जो है परावर्तित हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण ये होगा, ये परावर्तन कोण होगा। इसको आई से दिखाते हैं और इसको आर से दिखाते हैं। तो आपतन कोण आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण आर होता है। तो ये घटना कौन से कराती है, परावर्तन है। अब यहीं देखिए, अगर हम यहाँ पर पानी ले लें, ये मान लीजिए पानी हो गया, तो ये विरल माध्यम एयर हो गया और ये पानी हो गया। तब जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ऐसे देखिए दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो ये अपवर्तन कहलाता है। ये अपवर्तन की घटना हो गई, क्योंकि इसमें एयर हो गया और ये वाटर हो गया। तो अपवर्तन और परावर्तन में यही फर्क है। परावर्तन में प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई फिर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और फिर दूसरे माध्यम में चली जाती है। माध्यम यहाँ दो है, एक एयर है और दूसरा क्या है, वाटर है। परावर्तन के नियम, अपवर्तन का कोण ये आई इज इक्वल टू आर होता है। मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। देखिए लेंस और दर्पण, बहुत बच्चे ऐसा है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि लेंस क्या होता है और दर्पण में। देखिए लेंस जो होता है वो एक ही मतलब ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। देखिए लेंस में इस तरह से ये लेंस है, इसको क्या कहेंगे, ग्लास का बना हुआ, ये जो है ग्लास का बना हुआ। इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। देखिए ये भी तो एक माध्यम एयर हो गया और ये दूसरा माध्यम ग्लास हो गया। अब इसमें जो प्रकाश की किरण पड़ेगी तो एयर से किससे जा रही, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, आपको मालूम होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये जो है कॉनकेव लेंस है। ऐसे देखिए ये कॉनकेव लेंस हो गया। ये बीच में मोटा होता, देखिए बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है और ये बीच में पतला होता है। तो ये लेंस हो गए, इसको क्या कहेंगे, लेंस। तो दो ढंग के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा जो होगा वो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है। देखिए ये इसकी मोटाई जो है कम है। अब आइए आपको बताते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण मतलब इसमें जो है दर्पण में एक दो ढंग के दर्पण होते हैं, दो क्या तीन ढंग के। देखिए एक तो समतल दर्पण हो गया, देखिए समतल दर्पण एकदम सीधा। ये इसमें दर्पण में ध्यान दीजिए एक तरफ पॉलिश किया रहता है, ये पॉलिश किया हुआ, तो ये समतल दर्पण। दूसरा जो होता है मिरर, ये कॉनकेव मिरर, एक तरफ इधर पॉलिश किया रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर। तो दो ढंग के इसमें भी दर्पण होते हैं। दो क्या, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो तीन ढंग के आपके दर्पण होंगे, एक प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव और दूसरा कॉनकेव मिरर। मिरर मतलब क्या हुआ,
एक तरफ इसमें पॉलिश की जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए एक प्रकाश की किरण जब पड़ी तो ये अविलंब से होती पर पड़ी, उसके बाद सीधा वापस चली जाएगी। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें प्रकाश की किरण पड़ी और फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। मतलब दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया, तो ये दोनों माध्यम में नहीं जाती, सिर्फ पहले माध्यम में आई प्रकाश की किरण, इस पर मिरर पर पड़ी और उसके बाद ये वापस परावर्तित हो गई। तो इस घटना को हम परावर्तन की घटना कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, परावर्तन की घटना केवल मिरर में होगी, दर्पण में, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चली, जैसे पहला माध्यम है, इस माध्यम से चली, फिर उसी माध्यम में वापस, जैसे एक माध्यम से आई फिर दूसरे उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो आप आशा करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि मिरर और लेंस में क्या फ़र्क है। मिरर जो होता है एक तरफ पॉलिश किया होता है, लेंस क्या होता है, वो ग्लास होता है, उसमें पॉलिश नहीं होती है। दो ढंग के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। मिरर तीन ढंग के होते हैं, एक दर्पण, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब आपको इस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ये कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण जो हमारा आकाश है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए स्कैटरिंग होती है। देखिए सीधी बात है, जब प्रकाश की किरण, सूर्य से प्रकाश किरण जब चलती है तो बीच में बहुत सारे रास्ते तय करने के बाद देखिए वो छोटे छोटे पार्टिकल उससे टकराती है। जब टकराएगी तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, दूसरे रास्ते में चली जाएगी। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूरज है और इससे जब प्रकाश की किरण चली यहाँ पर सीधा, तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, तो उससे टकरा करके अपने सीधे रास्ते में न चल के थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को कहते हैं स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग जब स्कैटरिंग होती है तो देखिए इसमें लिखा ना, द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर काज शॉर्टर वेवलेंथ टू स्कैटर मोर मेकिंग द स्काई अपीयर ब्लू। देखिए जब स्कैटरिंग होगी तो इस प्रकाश की, जो सूर्य की प्रकाश की लाइट है, वो उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ, तो देखिए वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ। वेवलेंथ का मतलब होता, देखिए प्रकाश की किरण एक तरह से वेव है ना। प्रकाश किरण एक वेव है जो कि जिसमें की आवृत्ति होती है, वेवलेंथ होती है। तो देखिए किसी भी वेव की, देखिए ये वेव है, ये तरंग है। अब इसकी लेंथ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ। वेव की ये लेंथ है, मतलब लंबाई। देखिए इस पूरे एक साइकिल की जो लेंथ होगी, ये उसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, इसको वेव लेंथ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए ये एक वेव की लेंथ है। वेव लेंथ का मतलब क्या हुआ, एक वेव की लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो देखिए प्रकाश की किरण की लेंथ जो होती है बहुत कम होती है, तो उसको मिलीमीटर, माइक्रोमीटर इसमें नापते हैं। तो इस घटना में क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण, जो हमारा आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है। नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण चलती है तो माध्यम में बहुत सारे पार्टिकल से टकराती है और अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जब विचलित हो जाती है तो ये जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, और जब वेवलेंथ बार बार कम होती चली जाएगी तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू कलर की। कौन सी कलर की, ब्लू रंग की जो प्रकाश की किरण होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती, इसीलिए पूरा आकाश आपको ब्लू दिखाई देता है।
तो फिर से आप क्लियर समझ लीजिए, जब भी प्रकाश की किरण सूर्य से माध्यम में एटमॉस्फेयर में आती है तो उसमें कौन सी घटना होती है? स्कैटरिंग की घटना होती है। स्कैटरिंग का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश से चली किरण और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट के जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट किसी टकराती है तो अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। हर जगह थोड़ा थोड़ा विचलित हो जाएगी। तो जब विचलित होगी तो जो ये वेव लेंथ है, इसकी लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो निश्चित है कि जब भी लेंथ उसकी कम होगी तो लेंथ किसकी कम होती है? किस रंग के कलर की? ब्लू कलर की। तो इस तरह से बहुत सारी किरणें जो हैं टकरा रही हैं, तो वो सारी जो किरणें की वेवलेंथ कम हो जाएगी तो पूरा का पूरा आकाश जो हो जाएगा वो नीले रंग का दिखाई देगा। नीले रंग का वो प्रकाश जो होगा नीले रंग का दिखाई देगा। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन था? क्यों आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग किससे दिखाई देते हैं? एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ANG का मतलब क्या? प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में गई। GN का मतलब क्या हो गया? प्रकाश की किरण ग्लास से एयर में गई। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? आप ये भी जानते होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I अपान sin R ये कोण पर निर्भर करता है। देखिए क्या होता है कोण पर। N इज इक्वल टू sin I अपान sin R, जहाँ I जो है इंसिडेंट एंगल है और R जो है रिफ्रैक्टिव एंगल है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में जाती है NG लिखेंगे, या ग्लास से एयर में जाएगी तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। इन चारों कलरों में किसका सबसे ज़्यादा है? तो देखिए वायलेट का। वायलेट लाइट है जो शॉर्टेस्ट। अभी हमने बताया कि जो वेवलेंथ होती है यही वेवलेंथ होती है। ये लेंथ होती है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये वायलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। बिकॉज N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N लैम्डा के वेवलेंथ के विपरीत होती है। मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो यही पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे कम जिसका वेवलेंथ होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये जो वायलेट लाइट की, तो उसकी जो वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या है। द इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले बात तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर का। देखिए कोई भी मिरर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने मिरर लिया एक कॉनकेव मिरर, ये मिरर लिया, ठीक। तो ये मिरर किसी भी गोले आकार की वस्तु का ये भाग है। ध्यान दीजिए ये मिरर जो है एक तरफ जो पॉलिश किया हुआ वो किसी भी गोले आकार की, तो ये जो सेंटर होता है उसको हम लोग कहते हैं
इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। तो फिर से ध्यान देखिए, जो भी मिरर आप ले, चाहे कॉनकेव मिरर लीजिए, मिरर का आपने बताया कि इसमें एक तरफ क्या होता है? पॉलिश होता है। तो जब कॉनकेव मिरर लेंगे या कॉन्वेक्स मिरर, जैसे इधर हमने पॉलिश कर दिया तो ये कॉन्वेक्स हो गया, तो ये जो मिरर होते हैं उस जिस गोले का ये भाग होता है, देखिए जिस गोले का ये भाग होता है उसका जो ये सेंटर, ये हो गया सेंटर, तो ये सेंटर है, सेंटर। तो ये जो भाग होता है सेंटर, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जब यहाँ पर कोई वस्तु रखी, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तो कैसी इसकी इमेज बनेगी? तो देखिए, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी भी वस्तु को रखी जाएगी तो उसकी इमेज जो होगी एकदम सेम साइज होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, साइज भी सेम होगी, हाइट दोनों की बराबर होगी, साइज सेम होगी। कब? जब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। तो फिर से आप एक बार इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें कि किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, जैसे मान लीजिए मिरर लिया हमने, ठीक है, ये हमने मिरर ले लिया, ये मिरर है, ये देखिए एक तरफ पॉलिश किया हुआ, इसकी ये मेन एक्सिस है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। किसी भी वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी हमने बताया कि जिसका ये भाग होगा, ये पूरा जिसका भाग होगा उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब यहाँ पर किसी वस्तु को रखिएगा तो उसकी इमेज ठीक इसके विपरीत, उल्टी, सेम साइज में और रियल बनेगी। रियल मतलब वास्तव में बनेगी। इमेजनरी, देखिए दो टाइप की इमेज होती है। एक तो इमेजनरी, जैसे प्रकाश की किरण आई यहाँ से, यहाँ वास्तव में गई तो इमेज यहाँ वास्तव में बनेगी। और मान लीजिए प्रकाश की किरण आई ऐसे, जैसे आई और यहाँ आकर के इधर डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जो इमेज बनेगी वो इमेजनरी बनेगी, मतलब हम उसका आभासी इमेज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो प्रकार की इमेज, जब हम प्रकाश की किरण चलती है और चलने के बाद परावर्तन या अपवर्तन वास्तव में जहाँ मिलती है, वहाँ जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज कहलाती है? रियल, वो रियल इमेज होती है। और दूसरी इमेज इमेजनरी होती है, जब प्रकाश की किरण वास्तव में वहाँ पर नहीं जाती, हम उसको पीछे की तरफ बढ़ा करके वहाँ सोचते हैं कि वहाँ इमेज बनी होगी, तो इमेजनरी में आभासी, आभास मात्र होता है कि वो आभासी किरण कहलाती है, आभासी इमेज कहलाती है। तो याद रखिए, जब कोई भी वस्तु किसी भी मिरर, कॉनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, उसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु को रखी जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, वास्तव में बनेगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज होगी। कितनी लार्ज होगी? एकदम सेम साइज की होगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट, मेकिंग इट रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से याद रखिए, जब भी किसी भी मिरर के, जैसे मान लीजिए मिरर जैसे हमने बनाया, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, उसी पर अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसकी इमेज जो बनेगी ठीक इसी के साइज के बराबर बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टा बनेगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस गोले का वो मिरर हिस्सा होता है उसका जो सेंटर होता है, यही, ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 5वां, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इफेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल। देखिए, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के किस पर है? फोकस पर। तो
तो क्या होगा, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द पोल, ट्रेस द इट्स पाथ। देखिए क्या करे, रेड ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अब देखिए फोकस क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हम ये मिरर बनाते हैं, अब जो भी, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर जब हम प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे लाए, तो ये सारी प्रकाश यहाँ पर जाकर मिल गई, फिर एक प्रकाश किरण आई, फिर यहाँ आके मिल गई, फिर ऐसे ही प्रकाश किरण आई और फिर जा कर के यहाँ मिल गई। तो जहाँ सारी प्रकाश किरण एक बिंदु पर जहाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, फोकस। फोकस मतलब सब प्रकाश की किरण जाके किसी एक बिंदु पर मिलें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये क्या हो गया, यह फोकस है। ये लेंथ जो इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। तो फिर से ध्यान दीजिए, फोकस क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सभी प्रकाश जो भी आएगी अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर जहाँ मिलेगी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट कहेंगे, फोकस कहेंगे। वहाँ फोकस हो रही है, और यहाँ सेंटर से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब परावर्तित हो रही है, तो क्या होगा, तो देखिए ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ अब देखिए क्या होगा, ट्रेवल पैरेलल टू द एक्सिस। तो क्या करना है इसमें देखिए, जब प्रकाश की किरण, अब देखिए फिर से आप समझ लीजिए, इसमें जो है ये प्रकाश किरण जैसे यहाँ आई, ये फोकस देखिए, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसमें रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव भी रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द, देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण कोई चली और परावर्तन के बाद किधर जाएगी, पैरेलल जाएगी, जैसे ये आई प्रकाश की, ये पैरेलल चल जाएगी। तो कोई भी वस्तु जब फोकस पे रखी हुई है, वहाँ से जब प्रकाश की किरण चलती है, फोकस से रखी, देखिए एफ पॉइंट पर यहाँ पर रखी हुई है, तो जब प्रकाश की किरण चलेगी तो वो सीधा वापस जब जाएगी तो वो मेन प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर होगी, पैरेलल होगी। तो वही कह रहा है कि ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल क्या हो जाएगी, पास थ्रू द फोकस। तो फोकस से अगर जाती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ऑकर वन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द, देखिए एयर, वाटर टू एयर, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, इंटरनल देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है टोटल, तो देखिए क्या होता है, देखिए दो माध्यम होंगे यहाँ, देखिए एक तो एयर होगा और दूसरा माध्यम जो होगा मान लीजिए पानी है, ये डेंसर मीडियम है, एयर और डेंसर मीडियम हो गया, दो माध्यम हो गया, डेंसर मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो क्या कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का न कर व्हेन लाइट ट्रेवल तक, कब वापस लाइट उसी माध्यम में चली जाएगी। देखिए इसमें जब डेंसर मीडियम से जब प्रकाश की किरण चलेगी, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ अभिलंब हमने डाल दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
तो ये क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल मतलब कि ये दूसरे माध्यम में तो जाएगी, लेकिन जब हम इसी कोण को हम बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, फिर वापस एक स्थिति ऐसी आएगी, फिर वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। तो कब ऐसा हो सकता है, अभी हमको आपको बताए थे कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई वस्तु जो प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब की ओर क्या होता है, अविलंब से दूर हटती जाती है, मतलब कि अविलंब से इसकी दूरी दूर होती जाती है। तो फिर वो उसी माध्यम में कब वापस आएगी, जब वो ग्लास से एयर में आएगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कब ऐसा होगा जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये गई माध्यम जिस माध्यम से, फिर वापस उसी माध्यम में वापस आ गई, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ग्लास से या सघन माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण चली और फिर वापस उसी माध्यम में आ गई, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये घटना कब होगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब कोई भी प्रकाश की किरण चलेगी तब ये घटना होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड हैव यूज टू करेक्ट द फार साइटनेस। तो देखिए क्या होता है, कौन सा लेंस यूज किया जाए जो कि ये जो फार साइटनेस होता है उसको दूर किया जा सकता है। तो देखिए ये तो एकदम याद करने वाले क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसी तरह दो ढंग के, एक तो दूर दृष्टि होती है और एक निकट दृष्टि दोष होता है। दो ढंग के दोष होते हैं, ध्यान देखिए। जैसे आँख किसी की है, उसमें कभी कभी आँख के पास वाली वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, एक ये दोष होता है। और कभी कभी आँख से दूर वाली वस्तु, काफ़ी दूर वाली वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो दूर दृष्टि और दूर दृष्टि और निकट दूर दृष्टि, निकट जो निकट की वस्तु होती वो साफ नहीं दिखाई देती। तो दो ढंग के आपके दोष होते हैं। तो दूर की वस्तु के लिए कॉन्वेक्स लेंस, जो हमको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, वो जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो दोनों आप याद रखिए, दूर दृष्टि के लिए भी और निकट दृष्टि, एक में कॉन्वेक्स लेंस लगता है और दूसरे में जो होता है कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस जो कि देखिए अभी हमने पहले बताया था कि जो बीच में मोटा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये बीच में पतला होता है। तो एक दोष में आपको कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन देखिए फार साइटनेस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है और नियर साइटनेस में कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन। देखिए प्लेन मिरर, ये देखिए मिरर है, ये प्लेन मिरर है। तो कह रहा है कि उसका लेंथ, फोकल लेंथ मतलब जब प्रकाश की किरण आपकी पड़ी तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाके मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण पैरेलल किसी भी उस पर पड़ती है मिरर पे, तो ये कहाँ जाके मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि जाकर के अनंत में कहीं पर, अनंत इन्फिनाइट में कहीं पे जाके मिलेगी। देखिए यही क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज क्या होगी, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ जैसा कि हमने बताया, फोकल लेंथ क्या होती है, जब सारी प्रकाश की किरणें जो मिरर पर पैरेलल पड़ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल पड़ रही हैं, तो ये जा कर के ऐसा माना जाता है कि सारी किरण आगे जा कर के कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी। तो याद रखिए फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कहाँ होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये ऐसा मिरर है जो कि प्लेन है, इसका कोई सेंटर मिलना ही नहीं है।
ये देखिए कोई भी सर्कुलर का अनंत माना जाता है कि इसका जो है सेंटर अनंत पर होगा। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता? इनफाइनाइट। याद रखिए इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड। बहुत सिंपल है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस है। इसका ये एक सेंटर ये है, देखिए इससे प्रकाश की किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल, यही है ऑप्टिकल सेंटर। देखिए इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एंड फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स, अब यहाँ से ये ये फोकस है, फोकल पॉइंट है। तो यहाँ से इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर आप समझ लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि बीच में मोटा होता है। इसका जो सेंटर होता है वो, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। और जो प्रकाश की किरण जा कर के यहाँ मिलती है, फोकस हो, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण मिली और यहाँ जा कर के सब जा कर के मिली, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। इट इज डिनोटेड बाई एफ। देखिए इसकी भी यूनिट होगी, क्या होगी? दूरी है, इसलिए इसकी यूनिट होगी मीटर या सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है देखिए, पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर, दिस लुक इंडिकेट दैट द लेंस इज। देखिए जब भी पावर P इज इक्वल टू, पावर को 1/f से दिखाते हैं, फोकल लेंथ का माइनस होता है। अब माइनस अगर हो जाए इसकी पावर, तो ये कहलाएगा कौन सा लेंस कहलाएगा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, देखिए ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ पावर होती है वो क्या होती है? माइनस होती है। याद रखिए पावर ऑफ दी कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। यहाँ देखिए पावर ऑफ द लेंस इज -2 डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। देखो ये 1/, सेंटीमीटर में नापा जा सकता है या 1/, मीटर में। तो 1/, मीटर जो ये पूरा होगा ये डायोप्टर कहलाता है, डायोप्टर। तो अगर मीटर में फोकल लेंथ नापते हैं तो पावर क्या होगा? वो डायोप्टर में होगा। ये भी ध्यान रखें। और सेंटीमीटर में तो सेंटीसीजियस पद्धति हो गई। तो जब नेगेटिव आए पावर तो वो लेंस कैसा होगा? वो लेंस कहलाएगा आपका कॉनकेव लेंस, जो कि बीच में पतला होता है। तो ध्यान देखिए, ठीक इसका अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? वो लेंस की पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब भी हम दो लेंस लेते हैं, एक तो दो लेंस हमने आपको बताया भी था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। देखिए एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा जो कि बीच में मोटा होता है। इसकी जो पावर होगी हमेशा ये पॉजिटिव होगी। पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। और कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी, ये कॉनकेव लेंस हो गई, इसकी पावर जो होगी वो होगी नेगेटिव 1/f। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो फोकल लेंथ को मीटर में नापेंगे तो पावर डायोप्टर होगा, मतलब 1/मीटर डायोप्टर में होगा। तो फिर याद रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ही दे रहा है कि माइनस में है, तो ये कॉनकेव लेंस की पावर है। चलिए क्वेश्चन और लास्ट में कर देते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ऑप्टिकल फाइबर।
देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो जो होता है वो क्या होता है, ये डिवाइस है वर्क ऑन द प्रिंसिपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि जब भी देखिए डिवाइसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल। पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लीजिए, हम ऐसे बता चुके। देखिए मान लीजिए ये पानी है, ऐसे हमने पानी बना लिया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप का ये प्रकाश की किरण जा रही है लाइट। जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम, देखिए ये वाटर है, ये सघन हो गया, और ये एयर हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटती जाएगी। अब इसको हम और ऐसे दूर करते हैं, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, अंदर की तरफ इधर आती जाएगी। तो जब फिर वापस ऐसे गई और फिर वापस आ गई तो उस समय इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कहाँ हो पाया जाएगा, टोटल ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया। तो लाइट में ये लाइट का चैप्टर है, और लाइट के चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो आने जाते हैं, और इसके क्वेश्चन ही बड़े टिपिकल आते हैं। तो आगे भी आपको ऐसे वीडियो हम देंगे एक एक टॉपिक पर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो आपको हमारा मिल सके। क्योंकि हम रोज़ आपको बता रहे हैं, रोज़ हम वीडियो डालते रहते हैं, और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम वीडियो डालते हैं जो कि इस साल बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो के लिए आपको धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा आप देख करके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और साथ साथ आपकी भी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक ही 100% मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझिए। आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप उसे हर बार रोज़ आप देख लेंगे तो आपके हर चैप्टर्स लगभग उसकी गारंटी है कि क्लियर हो जाएंगे, और 95 से एबव नंबर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को, एजुकेशनल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको हम बता दें, मैं विजन कुमार पांडे, जो कि आप हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रतियोगी जो बुक्स आती हैं, प्रतियोगिता दर्पण, चाहे विज्ञान प्रकृति, जितनी भी हैं उसमें हमारे आर्टिकल छपते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, मुझे हर एक चीज़ की, चाहे IAS PCS की हो, चाहे ये इंटरमीडिएट है, हर क्वेश्चन फिजिक्स के 40 साल के अनुभव के आधार पर आपको हम ये सब चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं। तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आ गया दूध, दीजिए।